Good morning students. Today our second class. At first we are going to discuss about the general properties of solids, liquids and gases. In previous we have learned that matter has three states: solid, liquid and gas. And today we are going to discuss about their characteristic. तो आज हम लोग जानेंगे मैटर का जो थ्री स्टेट होता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का जो जनरल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बारे में। तो देखो पेज नंबर 3 एक चार्ट है, वहां पर कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो है मास। सॉलिड्स हैव मास, लिक्विड्स हैव मास, गैसेस हैव मास। तो सॉलिड का भी मास होता है, लिक्विड का भी मास होता है एंड गैस का भी क्या होता है, मास होता है। स्पेस, सॉलिड ऑक्यूपाई स्पेस, लिक्विड्स ऑक्यूपाई स्पेस, गैसेस भी ऑक्यूपाई स्पेस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कोई भी स्टेट में मैटर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो तीनों स्टेट में ही मैटर का मास होता है एंड तीनों स्टेट में ही क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है मैटर। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, लिक्विड हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, गैसेस नो डेफिनाइट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सॉलिड का एक डेफिनाइट, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, पर गैसेस का क्या होता है, कोई वॉल्यूम, डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है शेप। सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप, लिक्विड्स हैव नो डेफिनाइट शेप, गैसेस हैव नो डेफिनाइट शेप। तो सॉलिड का क्या होता है, एक डेफिनाइट शेप होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा, बुक, पेन, पेंसिल, चेयर, ये सब है सॉलिड का एग्जाम्पल। तो ये सब का क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है। बुक का एक फिक्स्ड शेप होता है, पेन का भी शेप होता है, चेयर का भी शेप होता है। तो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है। पर लिक्विड या गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होगा। लिक्विड या गैस को हम जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ये ले लेता है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होता है। अगर कोई भी सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके हम उसको संकुचित कर सकते हैं, मतलब उसको हम अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स हैव नो कॉम्प्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स का कोई कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होता है, मतलब सॉलिड्स के ऊपर अगर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उसको हम संकुचित नहीं कर सकते हैं। लिक्विड्स हैव स्लाइड कॉम्प्रेसिबिलिटी। लिक्विड का क्या होता है, स्लाइड कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है, मतलब उसको हम स्लाइटली संकुचित कर सकते हैं। एंड गैसेस का क्या होता है, हैव हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स का कोई कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होता है, लिक्विड्स का स्लाइड कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है एंड गैसेस का क्या होता है, हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी एंड गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी। सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है सॉलिड्स का, सबसे कम डेंसिटी होता है गैसेस का। एंड लिक्विड्स का डेंसिटी क्या होता है, सॉलिड से कम होता है पर गैसेस से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्री सरफेसेस, मतलब कितना तल होता है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। सॉलिड्स में क्या होता है, एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस होता है। लिक्विड में क्या होता है, ओनली वन अपर फ्री सरफेस होता है, एक ही अपर सरफेस होता है। एंड गैसेस में क्या होता है, नो फ्री सरफेसेस, गैस में कोई फ्री सरफेसेस नहीं होता है। अब लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन भी एक प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो इजीली स्प्रेड करता है। तो सॉलिड्स हैव नो डिफ्यूजिबिलिटी, सॉलिड्स का कोई डिफ्यूजन नहीं होता है। लिक्विड्स हैव स्लाइड डिफ्यूजिबिलिटी, लिक्विड में क्या होता है, स्लाइड डिफ्यूजिबिलिटी होता है, मतलब सॉलिड्स के अंदर जो, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका स्लाइड डिफ्यूजन होता है। एंड गैसेस हैव हाई डिफ्यूजिबिलिटी, गैस का क्या होता है, हाई डिफ्यूजिबिलिटी होता है, मतलब गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो इजीली स्प्रेड करता है। इसलिए जो बॉडी स्प्रे या परफ्यूम होता है वो उसका जो स्मेल होता है वो इजीली स्प्रेड होता है, क्योंकि बॉडी स्प्रे परफ्यूम के अंदर क्या होता है, गैस होता है और गैसेस का क्या होता है, हाई डिफ्यूजन होता है। इसलिए परफ्यूम एंड बॉडी स्प्रे का जो स्मेल होता है वो इजीली स्प्रेड होता है। तो ये था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का जनरल प्रॉपर्टी एंड उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। मास, तीनों का ही मास होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों का ही मास होता है। स्पेस, तीनों ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है पर गैस का कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। शेप क्या होता है, सिर्फ सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, गैस एंड लिक्विड का कोई डेफिनाइट
शेप नहीं होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स हैव नो कॉम्प्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स क्या होता है स्लाइट कॉम्प्रेसिबिलिटी, एंड गैस क्या होता है हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी। डेंसिटी क्या होता है, सॉलिड्स का सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, लिक्विड में क्या होता है सॉलिड से कम होता है पर गैस से ज्यादा होता है, एंड गैस में क्या होता है सबसे कम डेंसिटी होता है। सरफेस क्या होता है, सॉलिड्स में एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस होता है, लिक्विड्स में एक ही फ्री सरफेस होता है अपर फ्री सरफेस, एंड गैस में कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड्स में कोई डिफ्यूजन नहीं होता है, लिक्विड का क्या होता है स्लाइट डिफ्यूजन होता है, एंड गैस में क्या होता है हाई डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर क्या होता है एटम्स होता है। तो अब हम देखेंगे एटम्स का अरेंजमेंट कैसे होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। तो देखो यहाँ पर डायग्राम भी दिया हुआ है। सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर एक एटम से दूसरे एटम के बीच जो गैप होता है वो क्या होता है ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए एटम्स क्या होता है क्लोजली पैक्ड होता है। एंड लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में देखो एक एटम से दूसरे एटम के बीच जो गैप होता है वो क्या होता है सॉलिड से ज्यादा होता है। तो इसलिए जो एटम्स होता है लिक्विड के अंदर वो क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। एंड गैस में क्या होता है एक एटम से दूसरे एटम के बीच जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए इसके अंदर जो एटम्स होता है वो फार अपार्ट होता है, मतलब एक दूसरे से बहुत दूर होता है। नेक्स्ट है स्पेस बिटवीन एटम्स। तो एटम्स के बीच कितना स्पेस होता है। तो ये हम देख चुके हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब एक एटम से दूसरे एटम के बीच जो गैप होता है वो क्या होता है ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए जो स्पेस होता है एटम्स के बीच वो सॉलिड में क्या होगा मिनिमम होगा। एंड लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो एटम्स होता है उसके अंदर जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है, तो मोर देन सॉलिड्स होता है। एंड गैस में क्या होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि गैस में क्या होता है एक एटम से दूसरे एटम के बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए स्पेस भी क्या होता है ज्यादा होता है। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स होता है एक एटम्स दूसरे एटम्स के ऊपर एक क्या करते हैं फोर्स क्रिएट करते हैं, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वेरी स्ट्रांग होता है, लिक्विड में क्या होता है सॉलिड से कम होता है पर गैस से ज्यादा होता है, एंड गैस में क्या होता है सबसे कम होता है, वेरी वीक होता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ एटम्स। तो एटम्स का मूवमेंट कैसे होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। सॉलिड्स में क्या होता है अबाउट देयर ओन पोजीशन, मतलब सॉलिड्स में जो एटम्स होता है उसका मूवमेंट नहीं होता है, वो मूव नहीं करता है, अपने पोजीशन में ही रहता है, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है एटम्स होता है वो क्या होता है वेरी क्लोजली पैक्ड होता है। एक एटम से दूसरे एटम के बीच जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है क्लोजली पैक्ड होता है, तो इसलिए उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है। पर लिक्विड में क्या होता है इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो स्पेस होता है एटम्स के बीच वो क्या होता है सॉलिड से ज्यादा होता है, तो इसलिए लिक्विड के अंदर जो एटम्स होता है उसका मूवमेंट होता है पर कॉन्टिन्यूअस मोशन, मतलब एक फिक्स डिरेक्शन में होता है, एक डिरेक्शन में क्या होता है उसका मूवमेंट होता है। पर गैस में क्या होता है इन एनी रैंडम डिरेक्शन। गैस में जो एटम्स के बीच स्पेस होता है वो क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, एक एटम से दूसरे एटम का डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसलिए क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। तो इसलिए इसके अंदर जो एटम्स होता है वो एनी डिरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है। तो इसलिए मूवमेंट ऑफ एटम्स क्या होता है सॉलिड्स में नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होता है, अपने पोजीशन में ही रहता है। पर लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मूवमेंट होता है एटम्स का पर एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। और गैस में क्या होता है, गैस में इन एनी रैंडम डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में क्या होता है मूवमेंट होता है एटम्स का। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है और मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉलिड्स में कैसे होता है, लिक्विड्स में कैसे होता है एंड गैस में कैसे होता है वो हम जानेंगे। Matter in any state is composed of small particles, namely molecules, atoms और ions। तो कोई भी मैटर के अंदर जो कंपोनेंट होता है, जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स होता है और आयंस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल,
have intermolecular attraction between them, have intermolecular space between them. तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होता है उसका साइज क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, और उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन. एंड जो स्पेस होता है एक मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं. आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, उसका क्या होता है, मोशन भी होता है. पोजेस एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. अब मोशन होता है तो इसलिए मोशन के दौरान एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. अब सॉलिड्स में क्या ऐसे होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होता है, इस मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है. पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. जो पार्टिकल होता है सॉलिड के अंदर वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है. हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स मिनिमम. एंड जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है मतलब एक एटम्स से दूसरी एटम के बीच जो गैप होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, सबसे कम होता है. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है सबसे ज्यादा, पर इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है. कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस ओनली. तो सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होता है उसका कोई मोशन नहीं होता है, अपने पोजीशन में रहते हैं, और पोजीशन में रह के क्या होता है, उसका वाइब्रेशन होता है. है मॉलिक्यूल्स हैविंग लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, और उसका जो मोशन नहीं होता है तो इसलिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, कम होता है सबसे, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, सबसे कम होता है. सॉलिड्स देयरफॉर हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम. तो इसलिए सॉलिड्स का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है क्योंकि क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो मिनिमम होता है. तो इसलिए सॉलिड्स का एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट शेप होता है, डेंसिटी भी हाई होता है. एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस. तो जो फ्री सरफेसेस होता है सॉलिड्स का वो एनी नंबर होता है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है. कैन बी कॉम्प्रेस्ड एंड रिजिड. एंड सॉलिड्स के ऊपर अगर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो उसको हम संकुचित नहीं कर सकते, वो रिजिड होता है. तो ये है सॉलिड. अब लिक्विड्स में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर स्पेस. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस कंपेयर टू सॉलिड्स. तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है, पर गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है. पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कैसे होता है, अ लेस क्लोजली पैक्ड. तो जो एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है लिक्विड के अंदर, उसके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है. तो इसलिए लेस क्लोजली पैक्ड मतलब सॉलिड से कम क्लोजली पैक्ड होता है. हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स स्लाइटली मोर देन सॉलिड्स. एंड जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा, पर गैस से क्या होगा, कम होगा. मूव फ्रीली विद इन द लिक्विड. एंड जो एटम्स होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है वो लिक्विड के अंदर वो मूव कर सकते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में. हैव मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज काइनेटिक एनर्जी. तो मूव कर सकते हैं, इसलिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो सॉलिड से ज्यादा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है. तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होता है, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है वो सॉलिड से कम क्लोजली पैक्ड होता है. तो इसलिए इसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है पर डेफिनाइट शेप नहीं होता है, और इसका डेंसिटी भी सॉलिड से कम होता है. और इसका एक ही सरफेस होता है, अपर फ्री सरफेस, और कैन बी स्लाइटली कॉम्प्रेस्ड एंड इज लेस रिजिड. और अगर इसके ऊपर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो इसका संकोचन होता है, इसको हम संकुचित कर सकते हैं. एंड सॉलिड से क्या होता है, कम रिजिड होता है. अब लास्ट जो है वो है गैस. तो गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल. मतलब इतना ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं. अब पार्टिकल्स इन अ गैस कैसे होता है, लीस्ट क्लोजली पैक्ड. तो सबसे कम क्लोजली पैक्ड होता है क्योंकि एक दूसरे के बीच जो गैप होता है, स्पेस होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए क्लोजली पैक्ड नहीं होता है. हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर्ड विद सॉलिड्स एंड लिक्विड. तो जो स्पेस होता है दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सॉलिड या लिक्विड से ज्यादा होता है. मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन एंड फील एनी स्पेस. तो कोई भी डायरेक्शन में इजीली ये मूव करता है एंड कोई भी एम्प्टी स्पेस को इजीली फील कर देता है. हैव मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी.
और जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होता है या एटम्स होता है गैस के अंदर वो इजीली मूव करता है एनी डायरेक्शन में, तो इसलिए जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए गैस का कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो इसलिए गैसेस देयरफॉर हैव नो डेफिनाइट वॉल्यूम, गैस का कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। नो डेफिनाइट शेप, कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब होता ही नहीं है। तो इसलिए उसका कोई डेफिनाइट वॉल्यूम या स्पेस नहीं होता है। डेंसिटी भी क्या होता है, कम होता है। एंड कोई फ्री सरफेस भी नहीं होता है। कैन बी हाईली कॉम्प्रेसिबल, और इसको हम अगर प्रेशर क्रिएट करते हैं गैस के ऊपर तो इसका ये क्या हो जाता है, प्रेशर क्रिएट करके हम संकुचित कर सकते हैं। एंड आर नॉट रिजिड, एंड रिजिड भी नहीं होता है। तो सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से कम होता है पर गैस से ज्यादा होता है। एंड गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड्स में सबसे कम होता है, मतलब जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, सॉलिड्स में कम होता है। लिक्विड में सॉलिड्स से ज्यादा होता है पर गैस से क्या होता है, कम होता है। एंड गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो सॉलिड्स में सबसे कम होता है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होता है, मतलब जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है, अपने पोजीशन में रहते हैं, और पोजीशन में रहते हैं उसका क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होता है, सबसे कम होता है। एंड लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है उसका मूवमेंट होता है एक फिक्स डायरेक्शन में। तो जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है पर गैसेस से क्या होता है, कम होता है। एंड गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गैसेस के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है वो एनी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकता है, तो इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट पेज में देखो कुछ एक्टिविटी है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। पहला जो एक्टिविटी है वो है टू शो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होता है उसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। तो प्रोसीड्यूर क्या होगा, ग्लोब्यूल्स ऑफ मर्क्यूरी आर प्लेस्ड इन अ पेट्री डिश एंड केप्ट एट अ डिस्टेंस। तो हम कुछ मर्क्यूरी का ग्लोब्यूल्स लेंगे, मतलब ड्रॉपलेट लेंगे, और उसको एक डिश में रखेंगे। एंड उसके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा, मतलब एक ग्लोब्यूल्स से दूसरे ग्लोब्यूल्स के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ऐसे कुछ ग्लोब्यूल्स हम लेंगे, ड्रॉपलेट लेंगे और एक डिश में रखेंगे। The petri dish is shaken slowly and the mercury globules come together forming a big globule. तो अब हम थोड़ा सा शेक करेंगे डिश को, और क्या होगा, जो ग्लोब्यूल्स था वो सब मिलकर एक बड़ा ग्लोब्यूल प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मर्क्यूरी का जो ग्लोब्यूल्स होता है उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए जब हम शेक करेंगे डिश को तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सब मिलकर एक बड़ा वाला ग्लोब्यूल प्रोड्यूस करेगा। तो इसे हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, द अबव एक्टिविटी कंक्लूड्स दैट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं होता तो जो मर्क्यूरी का ग्लोब्यूल्स है वो सब मिलकर एक ग्लोब्यूल नहीं प्रोड्यूस करता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए सब ग्लोब्यूल मिलकर एक ही बड़ा वाला ग्लोब्यूल प्रोड्यूस करेगा। तो एक्टिविटी 2 क्या है, टू शो दैट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड लेस इन लिक्विड्स। तो एक्टिविटी 2 में है सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होता है वो लिक्विड से ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। तो इसके लिए एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। मेजरिंग सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर जिसके सरफेस में देखो रेड कलर की कुछ लाइन है, और ये क्या होता है, मेजरिंग लाइन होता है। मतलब इसमें देखो लिखा हुआ है 100, 200 ऐसे करके होता है। तो ये होता है मेजरिंग सिलेंडर, और इसमें हम 100 ml वाटर लेंगे। Add crystals of sugar to the water and stir carefully to obtain a sugar solution. अब वाटर में हम कुछ शुगर ऐड करेंगे, एक स्पून के हेल्प में हम अच्छे तरीके से इसको घुलेंगे। तो ये क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर एडिशन ऑफ शुगर रिमेन्स द सेम, दैट इज एट द 100 ml मार्क। अब जब हम शुगर ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो वॉल्यूम होगा, मतलब जो लेवल होगा वो 100 ml में ही रहेगा।
तो इससे कंक्लूजन क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड। तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है पर कम होता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। एम जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है, मतलब शुगर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड होता है। द शुगर पार्टिकल्स फिल द इंटरमोलिकुलर स्पेस विद इन मस्ट बी existing between the water molecules and hence the level of water in the measuring cylinder does not rise। तो सॉलिड्स में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है क्योंकि जो पार्टिकल होता है सॉलिड्स में वो क्लोजली पैक्ड होता है। एंड लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। तो वाटर में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जो गैप होगा वो ज्यादा होगा। अब जब हम शुगर ऐड करेंगे तो शुगर क्या होगा, जो गैप है वाटर में जो गैप होता है एक एटम से दूसरे एटम के बीच में, उस गैप को वो फिल कर देगा क्योंकि शुगर में क्या होता है, शुगर में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है और उसके बीच में जो गैप होता है वो कम होता है। तो इसलिए वाटर के अंदर जो गैप होगा उसको वो कवर कर लेगा, फिल कर लेगा। तो इसलिए वाटर का जो लेवल होगा वो सेम लेवल रहेगा, मतलब 100 ml वाटर का जो लेवल था वो 100 ml ही रहेगा। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है एंड लिक्विड में जो पार्टिकल होता है वो सॉलिड से कम क्लोजली पैक्ड होता है। अब एक्टिविटी 3, टू शो दैट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है एंड गैस में क्या होता है, सॉलिड से कम होता है। प्रोसीड्यूर, अ क्रिस्टल ऑफ आयोडीन इज हीटेड इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। द क्रिस्टल containing X number of particles turns into vapors which also contain X number of particles and fill the complete flux। तो पहले हम आयोडीन लेंगे, तो आयोडीन क्या है, एक सॉलिड है। अब इसको हम हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर क्या है, गैस है। तो जब ये आयोडीन था तो सॉलिड था, एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स था इसके अंदर। तो जब ये वेपर में कन्वर्ट होगा तब भी इसके अंदर क्या होगा, एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही रहेगा। अब जब आयोडीन सॉलिड था तो जो स्पेस लिया था फ्लक्स के अंदर वो क्या था, कम स्पेस लिया था। पर जब इसको हम हीट देंगे, ये गैस में कन्वर्ट होगा वेपर में, तो पूरा फ्लक्स कवर कर लेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होता है। तो इसलिए आयोडीन के अंदर जो पार्टिकल्स था वो क्लोजली पैक्ड था, इसलिए फ्लक्स में ये कम स्पेस लिया था। पर जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो पार्टिकल्स क्या होगा, क्लोजली पैक नहीं होगा, इधर उधर मूव करता है गैस के अंदर पार्टिकल्स। तो इसलिए वो क्या होगा, पूरा जो फ्लक्स है उसका कवर कर लेगा। पार्टिकल ऑफ गैस आर लीस्ट क्लोजली पैक्ड एंड फिल द फ्लक्स कम्प्लीटली। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, पर गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट एंड इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर। तो मैटर का जो स्टेट होता है उसका भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। ऑपोजिटली गैस को हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर। The phenomenon of change from one state to the other and then back to the original state is called interconversion of states of matter। मतलब एक स्टेट्स में जब हम दूसरी स्टेट में चेंज करेंगे, फिर से अगर वो ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को हम फिर से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। तो कैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर के हेल्प में या तो प्रेशर के हेल्प में। Such a change in state may be brought about in other substances without change in composition। तो जब हम चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो क्या होता है, सब्सटेंस में चेंज होता है पर इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। मतलब जब हम आइस क्या है, आइस एक सॉलिड है। अब आइस को हम जब वाटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, पर इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होगा वो वाटर ही होगा। मतलब आइस में जो कॉम्पोजिशन होता है क्या होता है, वाटर ही होता है, और वाटर में जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी वाटर ही होता है। तो कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, फिर सिर्फ स्टेट चेंज हो जाएगा, मतलब लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा या सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा।
तो सॉलिड को जब हम हीट देंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को जब हम हीट देंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम गैस को कूल करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड स्टेट से जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। फिर ऑपोजिट में जब हम वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मतलब गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन। अब जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। अब मेल्टिंग, तो मेल्टिंग क्या होता है, द कन्वर्शन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो मेल्टिंग क्या होता है, जब हम सॉलिड को हीट देंगे तो यह लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस कन्वर्शन को हम कहते हैं मेल्टिंग। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड गेन एनर्जी, वाइब्रेट एंड ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड्स कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो जो पार्टिकल्स होगा सॉलिड के अंदर वो एनर्जी गेन करेगा, वाइब्रेट होगा, एंड इसके अंदर जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इट इज द फिक्स टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कोई भी आइस क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फिक्स टेम्परेचर है इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा जब ये जब इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा, और लिक्विड स्टेट में रहेगा जब इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तो आइस में एग्जिस्ट करेगा, और जब मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से ज्यादा होगा तो ये वाटर में एग्जिस्ट करेगा। Hence solids and liquids co-exist at their melting point. अब नेक्स्ट है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है, द कन्वर्शन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। तो ये भी एक कन्वर्शन है, जब हम हीट देंगे कोई भी लिक्विड को तो ये वेपर में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो है वेपोराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वैसे ही वेपोराइजेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट इज द फिक्स टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। तो ये भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, ये वेपर में चेंज हो जाता है वाटर। नेक्स्ट है लिक्विफेक्शन और कंडेंसेशन। तो द कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन कूलिंग फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो जब हम वेपर स्टेट को कूल करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या लिक्विफेक्शन। तो इसका भी कंडेंसेशन पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में कोई भी वेपर लिक्विड में चेंज होता है। लास्ट है सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। तो सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग क्या है, द कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन कूलिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। तो जब लिक्विड स्टेट को हम कूल करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। तो इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, तो वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये था इंटर कन्वर्शंस ऑफ मैटर। तो ये था पूरा चैप्टर। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।